वेलकम टू टेक्नोलॉक्स लॉ एंड टेक्नोलॉजी वेब सीरीज। आज बात करना चाहेंगे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 की। जैसा हम जानते हैं कि 1995 का जो एक्ट था वक्फ का, वो अमेंड हो गया है और 8 अप्रैल को बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको इन्फोर्स भी कर दिया है बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट। अब इसमें काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। जो पुराना एक्ट था और जो नया एक्ट है जो मॉडिफाइड है, उसमें काफ़ी चेंजेस हैं और आज चर्चा करेंगे इस बात की कि जो चेंजेस हुए हैं वो कितने अच्छे हैं, कितने कंट्रोवर्शियल हैं और उसमें कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो केस अभी फाइल हुआ है, 10 लोगों ने सूट फाइल किया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बाकायदा मर्ज करके और प्रोसीडिंग शुरू होने वाली है। तो उसमें क्या चांसेस हैं, कौन कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसको डिक्लेयर कर दे अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब इसमें देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं और बाद में देखेंगे क्या चीज़ें कंट्रोवर्शियल हैं। इसमें इसका नाम जो चेंज हुआ है, अगर देखा जाए तो ये जो वक्फ है ये रिलीजियस वर्क है और इसको जो नाम चेंज हुआ है वो जनरलाइज कर दिया गया है। उसका नाम जो दिया गया है वो अगर देखा जाए जो एब्रिविएशन है वो उम्मीद के नाम से है। उसका मतलब ये है कि यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। अब ये शो करता है कि एक ऐसा जो मॉडिफाइड एक्ट आया है जो अब शो करेगा कि उसमें कैसे एम्पावरमेंट किया जाए और कैसे उसको एफिशिएंट बनाया जाए और कैसे इसको अच्छे से मैनेज किया जाए। तो फ्रॉम ये शिफ्ट हो गया है फ्रॉम दी अप्रोच ऑफ रिलीजन टू अ जनरलाइज काइंड ऑफ अप्रोच। एक तो ये हुआ है। दूसरा इसमें देखते हैं कि अब जो गवर्नमेंट अच्छी बात ये की है कि अगर अब कोई वक्फ प्रॉपर्टी गवर्नमेंट एक्वायर करेगी तो उसका जो मुआवजा होगा वो बहुत अच्छे तरीके से देगी, जो है सेक्शन 77 और 78 of the right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement act of 2013। अब इस एक्ट के हिसाब से काफ़ी अच्छा मुआवजा लोगों को मिलता है, जो मिल रहा है इस वक्त देश के अंदर। तो वक्त की प्रॉपर्टी अगर गवर्नमेंट एक्वायर करेगी तो वो सही रेट से मुआवजा देगी। और दूसरा क्या है कि इसमें कोई एक्वायर करने से पहले अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो कलेक्टर उसको सेटल करेगा और 1 महीने के अंदर सेटल करके ऑर्डर इशू करेगा। तो ऐसे केसेस में बहुत फास्ट डिस्पोजल होगा और लोगों को मुआवजा भी टाइम से मिल जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल हैं। काफ़ी अपोजिशन पार्टीज ने इसको चैलेंज भी किया है। जैसे देखा हमने पार्लियामेंट में दोनों हाउसेज में काफ़ी 10 से 12 घंटे की डिबेट हुई और काफ़ी उसमें चर्चा हुई। उसके बाद भी गवर्नमेंट ने ये एक्ट पास करा लिया है। अब इसमें देखते हैं कि इसमें बहुत से ऐसी चीज़ें हैं कि जो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में बल्कि ज़्यादा कंट्रोवर्सी पैदा होगी। जैसे इसमें यह है कि कोई प्रॉपर्टी अगर ट्रस्ट बना हुआ है और ट्रस्ट के बेसिस पर रजिस्टर्ड है, कोई चैरिटी की लैंड है, तो अब वो लैंड वक्फ की तरह से रजिस्टर्ड नहीं हो पाएगी, वो एक सेपरेट चीज़ हो गई है। जैसे हम जानते हैं कि गवर्नमेंट ने सिर्फ 6 महीने का टाइम दिया है कि जितनी वक्फ प्रॉपर्टी हैं, एज पर द रिपोर्ट्स देर आर अराउंड 9 लाख जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको रजिस्टर होना है और सिर्फ 6 महीने का टाइम है रजिस्टर करने के लिए। उसमें 18 ऐसे आइटम हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना, डिटेल को बाकायदा उस पर पोर्टल पे डालना। तो 6 महीने का टाइम काफ़ी कम है। अब लोगों को बहुत जल्दी से उसको रजिस्टर करवाना है और जैसे कि हम जानते हैं 4 लाख प्रॉपर्टियाँ ऐसी हैं जिनका की डॉक्यूमेंटेशन का इशू है। तो हो सकता है वो चीज़ अगर लिस्ट नहीं हो पाएंगी तो वो प्रॉपर्टी चली जाएगी और गवर्नमेंट लैंड बन जाएगी। अब उसमें ये कि ये भी दिया हुआ प्रोविजन कि अगर 6 महीने में लिस्टिंग नहीं हो पाती है तो मुतवल्ली कैन अप्रोच टू वक्फ बोर्ड, और अगर जस्टिफाई करते हैं कि रीजंस क्या थे, अगर कोई जस्टिफाइड रीजन होगा तो 6 मंथ का टाइम गवर्नमेंट बढ़ा सकती है। और अब ये है कि अगर कोई प्रॉपर्टी पे कोई डिस्प्यूट उठता है तो वो गवर्नमेंट कोई डेजिग्नेट करेगी ऑफिसर ऐसा कि जो कलेक्टर से ऊपर के रैंक का होगा और वो ऑफिसर जो है वो डिस्प्यूट को डिसाइड करेगा और वो डिक्लेयर करेगा प्रॉपर्टी की गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी की वक्फ प्रॉपर्टी है। उसके बाद फिर स्टेट गवर्नमेंट को वो बाकायदा नोटिस देगा। स्टेट गवर्नमेंट फिर उसको इन्फॉर्म करेगी वक्फ बोर्ड को और एज पर डिसीजन ऑफ दी डिजिग्नेटेड ऑफिसर वो उसकी लिस्टिंग होगी पोर्टल पे और फिर उसको नोटिफाई किया जाएगा इन द ऑफिशियल गजेट। अभी जो देयर आर लॉट ऑफ केसेस गोइंग ऑन राइट नाउ, जो पहले सर्वे कमिश्नर था जो सर्वे करके रिपोर्ट दिया करता था वक्फ बोर्ड को, अब वो सारे जो सर्वे हैं, करंट सर्वे, ऑनगोइंग सर्वे, ये शिफ्ट हो जाएंगे कलेक्टर के पास और कलेक्टर उन सारे प्रॉपर्टी को सर्वे करके उसकी रिपोर्ट देगा और उस रिपोर्ट के हिसाब से फिर वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट जाएगी, फिर गवर्नमेंट उसको बोर्ड को देगी और एज पर डिसीजन वो लिस्टिंग वगैरह होने वाली है।
अब इसमें ये है कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो लिस्टेड है अंडर द एंशियंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 या एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958, अगर कोई प्रॉपर्टी इसमें लिस्टेड है तो वो कभी भी वक्फ प्रॉपर्टी नहीं हो पाएगी। हम जानते हैं कि जैसे कि कोई प्रॉपर्टी अगर 100 साल पुरानी है तो जनरली वो प्रॉपर्टी इसमें लिस्ट होती है। अब इसमें खतरा ये भी है कि कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो इसमें मदरसा है, मस्जिद वगैरह है, 100 साल पुरानी है, और अगर गवर्नमेंट ने उसको इन दोनों एक्ट में नोटिफाई कर दिया तो फिर वो वक्फ नहीं बन सकता, और उस प्रॉपर्टी का जो कंट्रोल रेगुलेशन होगा वो एज पर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट के लिहाज से होगा। हो सकता है कि इसमें नमाज भी ना हो पाए, मदरसे भी ना चल पाए, तो इसमें ये चैलेंज आ सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्रॉपर्टी वगैरह होती है उस प्रॉपर्टी में काफ़ी इशू आ सकते हैं। जैसे कि अभी जो प्रॉपर्टी अंडर शेड्यूल 5th and 6th एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन अगर वो नोटिफाइड है तो वो प्रॉपर्टी कभी वो प्रॉपर्टी नहीं बन सकती है। अब इससे देखा जाए तो काफ़ी जो ऐसी लैंड है जो आसाम वाले एरिया में है, जो छत्तीसगढ़ में है, झारखंड वगैरह एरिया में है, ये मोस्टली नोटिफाइड है अंडर द शेड्यूल 5 and 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसी प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी वर्क प्रॉपर्टी। अब जो वामसी पोर्टल है उसके अंदर जो लिस्टिंग है वो काफ़ी चैलेंजिंग है। जैसे बताया मैंने कि एज पर सेक्शन 5(2)(b) उसमें 18 ऐसे आइटम हैं जिनको लिस्टिंग होनी है, और इन 18 आइटम्स में हम जानते हैं कि एक भी अगर आइटम कम रहेगा तो पोर्टल उसको लिस्टिंग नहीं करेगा। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में काफ़ी इसमें चैलेंज आ सकते हैं कि प्रॉपर्टी लिस्टिंग नहीं होने की वजह से प्रॉपर्टी जा भी सकती है, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। और अब कोई प्रॉपर्टी जब लिस्टिंग होगी तो जो रेवेन्यू ऑफिसर होगा वो म्यूटेशन से पहले वो 90 दिन का नोटिस देगा, ताकि और बाकायदा उसको 2 डेली न्यूज़पेपर होंगे उसमें पब्लिश करेगा। उसमें से वन मस्ट बी ना लोकल लैंग्वेज जो उधर की होगी, जिस डिस्ट्रिक्ट में मैटर चल रहा होगा, जिस एरिया में। और जब कोई इसमें चैलेंज नहीं आएगा तभी जाकर के वो प्रॉपर्टी लिस्ट होगी। दूसरा क्या हुआ कि पुराने एक्ट में जो 1995 का एक्ट था, इसमें एक बार प्रॉपर्टी लिस्टिंग हो गई वक्फ बोर्ड में या तो पोर्टल में, तो उसके बाद सिर्फ 1 साल तक के लिए चांस था उसको चैलेंज करने का। अब गवर्नमेंट ने इसको बढ़ा के 2 साल कर दिया है। इसका मतलब क्या है, लिटिगेशन का चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा क्या हमने देखा कि पहले जो ट्रिब्यूनल था उसके पास पावर था और मोस्टली वो डिसाइड कर दिया करता था। उसके बाद बहुत रेयर केसेस में चांस था हाईकोर्ट में जाने का। अभी रास्ता खुल गया है कि कोई भी अगर डिसीजन लेता है ट्रिब्यूनल तो उसके बाद पार्टी के पास हमेशा ये पावर ओपन रहेगा कि वो हाईकोर्ट में जाएंगे। अब जो ट्रिब्यूनल है वो भी काफ़ी चेंज हो गया है। अब जो ट्रिब्यूनल है उसमें जो चेयरमैन होगा वो कोई रिटायर्ड जज होगा, डिस्ट्रिक्ट जज होगा, या तो कोई ऑन एज अ करंट जज होगा जो एज पर द डिस्ट्रिक्ट जज पोजीशन। ही मे आल्सो बी द चेयरमैन ऑफ द काइंड ऑफ द दिस ट्रिब्यूनल। और उसमें एक मेंबर जो होगा वो स्टेट गवर्नमेंट के ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल का होगा। और जो अच्छी बात है कि तीसरा मेंबर होगा वो कोई क्वालिफाइड मुस्लिम पर्सनल लॉ का जानकार होगा या तो कोई जूरिस्प्रूडेंस का जानकार होगा। तो ये 3 लोग ट्रिब्यूनल में होंगे जो कि केसेस को सुनेंगे और डिसाइड करेंगे, और इसके पास हमेशा रास्ता ओपन रहेगा हाईकोर्ट में जाने का। अब इससे लगता है कि जो लिटिगेशन ज़्यादा बढ़ेगा इसमें, क्योंकि एक तो ये है कि कोई प्रॉपर्टी अब अगर आप देना चाहते हैं वक्फ में तो उसमें ये अब टेस्टिंग होगी जो प्रॉपर्टी वक्फ में दी जा रही है वो प्रॉपर्टी एकदम क्लीन हो, क्लियर हो, उसमें सारी पार्टी के शेयर दे दिए गए हों। अगर विमेंस हों तो एज पर इनहेरिटेंस लॉ उनके सारे शेयर दे दिए गए हों, उस प्रॉपर्टी पे कोई केस नहीं चल रहा हो, प्रॉपर्टी क्लीन हो। तो इसका मतलब कोई अगर वक्फ देने जा रहा है, वक्फ करने जा रहा है, तो उसको एक ऐसी नज़र देखा जाएगा कि इसका मतलब इसमें कुछ इशू है, और उसमें काफ़ी जस्टिफाई करने के बाद ही वो प्रॉपर्टी जाएगी वक्फ में। इतना लंबा प्रोसेस भी हो गया है। और जब से मेन बात ये आ गई है कोई प्रॉपर्टी अगर वक्फ करने जा रहा है तो उसको ये भी देखना पड़ेगा कि वो कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है जो 5 साल से मुस्लिम प्रैक्टिसिंग कर रहा है। अब ये कौन उसको सर्टिफाई करेगा, क्योंकि 5 साल से कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इशू है। अब इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो 5 साल में कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे कि वो बाकायदा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो और क्या उसके रिक्वायरमेंट होंगी उस पर्सन की। ये थोड़ा सा इसमें इशू कंट्रोवर्शियल है। अब इसको गवर्नमेंट को रूल बना करके क्लियर करना चाहिए कि ये कैसे होगा। दूसरा इसमें इशू ये है कि जो सीईओ होगा
वक्फ बोर्ड का, उसको गवर्नमेंट बाकायदा अपॉइंट करेगी और वो सीईओ होगा, वो he will be deciding all these matters and he will not below the rank of joint secretary. अब कोई वक्फ किया जाएगा तो बाकायदा वक्फ डीड होगा, वक्फ डीड बाकायदा एग्जीक्यूट होगी, उसी के थ्रू ये वक्फ हो पाएगा। और आफ्टर वंस द वक्फ इज कंप्लीटेड, वक्फ बोर्ड जो होगा बाकायदा एक सर्टिफिकेट इशू करेगा रजिस्ट्रेशन का, और बाकायदा उसकी लिस्टिंग होगी पोर्टल के ऊपर, वो रिकॉर्ड में चीज़ आ जाएगी। थोड़ा इसमें इशू और भी आ रहा है कि जो मुतवल्ली है, मुतवल्ली इज नाउ जस्ट लाइक ए पपेट। मुतवल्ली को इमीडिएटली डायरेक्शन जो अगर कोई कलेक्टर देता है या कोई वक्फ बोर्ड देता है, उसके डायरेक्शन पे बहुत ही तेज उसको एक्शन लेना पड़ेगा। अदरवाइज जो अभी नया अमेंडमेंट हुआ है उसके हिसाब से अगर कलेक्टर और या तो जो हमारा बोर्ड है, अगर उसने कोई डायरेक्शन दिया है मुतवल्ली को, फॉलो नहीं करता है, लाइक अगर कोई डिलीवरी ऑफ पोजीशन की बात है, उसने नहीं पोजीशन दिया, या कोई डायरेक्शन है बोर्ड का, ट्रिब्यूनल का, कोई लॉफुल एक्टिविटी करनी उनको जो नहीं किया, या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स टाइमली फॉलो नहीं किया, या प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट की लिस्टिंग नहीं किया, तो ऐसे केसेस में उनको 6 महीने की जेल हो सकती है और 20,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। पहले हम क्या देखते थे कि मुतवल्ली जो होता था वो मोस्टली एक रिलीजियस काम करता था और उसका ये काम था कि प्रॉपर्टी की देखभाल करना, लेकिन ऐसे भी हुआ काफ़ी केसेस में ये पाया गया कि लोग काफ़ी लिथार्जिक थे, काफ़ी अच्छे से काम नहीं करते थे और टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते थे। लेकिन अब इस एक्ट के अमेंडमेंट के बाद उनको काफ़ी एक्टिव होना पड़ेगा क्योंकि उनकी लायबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। अब सेक्शन 108B में ये कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेड रूल्स टू प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। इसमें काफ़ी चीज़ें बताई जिसमें काफ़ी क्लैरिटी नहीं है। उस केसेस में गवर्नमेंट को जितनी जल्दी हो सके रूल बनाना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में कंट्रोवर्सी ना पैदा हो। जो सबसे कंट्रोवर्शियल चीज़ है वो है वक्फ की प्रॉपर्टीज़ का कंट्रोल मैनेजमेंट। अगर देखा जाए एज पर द आर्टिकल 26 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ गिविंग पावर एज अ फंडामेंटल राइट टू ऑल द रिलीजियस ग्रुप्स टू मैनेज देयर प्रॉपर्टी, रन देयर प्रॉपर्टी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्टिकुलर रिलीजन। जैसे जितने भी गुरुद्वारा हैं, जितने भी मंदिर के इंडोमेंट्स हैं, ये सारे लोग अपने आप से मैनेज करते हैं, उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जो अभी अमेंडमेंट हो करके जो सेंट्रल काउंसिल बनेगी या जो वक्फ बोर्ड बनेगा, उसका पूरा कंट्रोल मुसलमानों के हाथ से चला जा रहा है। क्योंकि अभी एज पर द डायरेक्शंस जो इसमें दिए हुए हैं, इसमें जो 22 मेंबर होंगे सेंट्रल काउंसिल में, इसमें जो पार्ट सी में दिया हुआ है कि ये सारे मुस्लिम होंगे, लेकिन अदर एरियाज़ में ये डिफाइंड नहीं है कि वो मुस्लिम भी हो सकते हैं, नॉन मुस्लिम भी हो सकते हैं। इस तरह से क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, इस तरह से देखा जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि सेंट्रल काउंसिल में 12 हिंदू हो सकते हैं और 10 मुस्लिम हो सकते हैं। इसका मतलब देयर मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ डोमिनेंस ऑफ हिंदू इन द बोर्ड, इन द काउंसिल। उस केस में क्या होगा कि जब कोई डिसीजन लेना होगा कि ये प्रॉपर्टी किस पर्पस के लिए यूज़ करनी है, कोई डिक्लेरेशन होना है, तो उस केस में हो सकता है कि क्योंकि ये रिलीजियस मैटर था, ये मुस्लिम्स को कंट्रोल करना था, अब उनके हाथ से जा रहा है ये, तो हो सकता है कि इट मे बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एज पर दिस सेक्शन आर्टिकल 26 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अकॉर्डिंगली जो अब जो बोर्ड का जो प्रोविज़न है, जो बोर्ड बन रहा है स्टेट बोर्ड, वक्फ बोर्ड, उसमें भी 11 मेंबर होंगे। उसमें अगर देखा जाए तो उसमें भी सी पार्ट में एक मुस्लिम्स होंगे, अदर पार्ट्स में कोई क्लैरिटी नहीं कौन होगा। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो देर में भी 11 मेंबर्स में 7 हिंदू हो सकते हैं और 4 मुस्लिम हो सकते हैं। उस केस में भी चांस ये लग रहा है कि डोमिनेंस विल बी द हिंदू मेंबर्स इन द बोर्ड। उस केस में भी कोई अगर मीटिंग होनी है, डिसीजन होना है, कोई डिक्लेरेशन होना है, तो हो सकता है कि कंट्रोल चला जाएगा मुस्लिम्स के हाथ से, क्योंकि पर्पस था, रिलीजियस पर्पस था और ये उनके पास पावर था अंडर 26 टू कंट्रोल देयर प्रॉपर्टीज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द मुस्लिम रिलीजन। ये जा सकता है। इसी मैटर में मुझे लगता है कि जो 10 पिटिशन फाइल हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, दे आर ट्राइंग टू सी दैट वेदर दिस 26 इज प्रोटेक्टेड और नॉट। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आगे सुनवाई करे और अपना डायरेक्शन दे कि ऐसे केसेस में क्या होगा। अब इन चीज़ को देखते हुए देखा जाए तो अब इसमें आगे समझ में आएगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या इसमें डायरेक्शन लेती है और क्या डायरेक्शन देती है, कैसे इन चीज़ों को सेटल किया जाएगा। एक बात तो बहुत क्लियर है कि इनमें बहुत ज़्यादा पावर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिया गया है, कलेक्टर को दे दिया गया। और कलेक्टर जिसे हम जानते हैं कि गवर्नमेंट के ऑफिसर होते हैं, तो अब जो
प्रॉपर्टी, अब इसमें भी डिसीजन हुआ है कि जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में जाएगी, पहले होता था कि प्रॉपर्टी वक्फ की है तो अगर डिस्प्यूट में प्रॉपर्टी वक्फ की बनी रहेगी जब तक डिसाइड नहीं होगा। अब क्या हुआ है कि प्रॉपर्टी अगर कोई डिस्प्यूट में है और जैसे डिस्प्यूट शुरू होगा वो प्रॉपर्टी हो जाएगी गवर्नमेंट की, और जब तक डिसाइड नहीं होगा प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की रहेगी। और डिसीजन ये लेगा कौन? ये कलेक्टर लेगा। अब इस केस में ये हो सकता है कि जब क्योंकि कलेक्टर भी गवर्नमेंट का पर्सन है और प्रॉपर्टी भी गवर्नमेंट की है, तो हो सकता है कि जो प्रिंसिपल जस्टिस है उसका इसमें वायलेशन हो सकता है, क्योंकि ये बहुत रेयर होगा कि वो विल हैव करेज टू डिक्लेयर दैट प्रॉपर्टी इज नॉट अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या डायरेक्शन आता है, क्योंकि इसमें काफ़ी कंसंट्रेशन ऑफ पावर हो गया है और थोड़ा इसमें जस्टिस का इशू आने वाले दिनों में आ सकता है। मेरे ख्याल से दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज। अभी देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या प्ली लेती है। मैंने पहले इस पर भी वक्फ पे पहले बनाए हैं 3 वीडियोस। इस्लामिक प्रोस्पेक्टिव वक्फ क्या है, पुराना लॉ क्या था, जो प्रपोज बिल क्या था। अब मेरा ये 4था वीडियो है। इसमें मैं अब ये एक्ट बन गया है उसके बाद मैंने रिव्यू किया है इस पूरे अमेंडमेंट को, और ये मेरे अपने पर्सनल व्यूज़ हैं। मेरे ख्याल से अब सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगी और देखते हैं क्या डिसीजन होता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग माई चैनल। अब मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, follow me regularly. Thank you very much. I wish you all the best.